अब ऐसा गांधी जी इसलिए कहते थे क्योंकि पंडित नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर भारत आए थे और इंग्लिश में ही अपनी दो किताबें लिख चुके थे। नेहरू जी पर इंग्लिश राइटर्स और पॉलिटिक्स का असर था। खासकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से वो खासे प्रभावित थे। नेहरू जी की इंग्लिश भी बहुत शानदार थी और ब्रिटिश एक्सेंट में भाषण देते हुए वो अंग्रेजों के मुकाबले की भाषा बोलते थे। भारत के बाहर भी दुनिया भर के नेता नेहरू जी को अच्छे से जानते थे और इंग्लैंड के बड़े नेताओं और अंग्रेज अफसरों के साथ तो उनकी दोस्ती भी थी। ये सब बातें नेहरू जी को बाकी भारत के नेताओं से काफी अलग खड़ा करती है। लेकिन उनकी इन्हीं खासियतों को गलत तरह से पेश करके उनके खिलाफ माहौल बनाते हुए ये कहा जाने लगा कि उन्होंने जानबूझकर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया, क्योंकि उनके हिसाब से इंग्लिश हिंदी से बेहतर भाषा थी। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम पता करेंगे ही, लेकिन साथ ही हिंदी के राष्ट्रभाषा न बनने के कारणों की भी हम पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि क्या वाकई में पंडित नेहरू अंग्रेजी को पसंद करते थे और हिंदी को अच्छा नहीं मानते थे, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर क्या वजह थी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। लेकिन पंडित नेहरू पर बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि महात्मा गांधी हिंदी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। उल्टा गांधी जी वो शख्स थे जिन्होंने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए तमिलनाडु भेज दिया था कि वो वहां जाकर हिंदी का प्रचार कर सके। गांधी जी की तो एक स्पीच भी बहुत फेमस है जहां उन्होंने कहा था कि जाकर अंग्रेजों से कह दो कि गांधी अब अंग्रेजी भूल चुका है। अब सवाल ये है कि नेहरू जी खुद कांग्रेस और गांधी परंपरा से निकलकर आने वाले नेता थे, फिर ये कैसे संभव है कि वो खुलकर हिंदी के खिलाफ काम करने लग जाएं? हाँ, ये सच है कि नेहरू जी जबरदस्त इंग्लिश बोलते थे, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं था कि हिंदी से उन्हें कोई परहेज था या उन्हें हिंदी में बात करना पसंद नहीं था। दूसरी बात ये कि हिंदी आज भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन वो भारत की राजभाषा जरूर है। यानी पूरे भारत में कई सारी भाषाएं हैं और सबका महत्व एक जैसा है। लेकिन भारत सरकार का ऑफिशियल कामकाज हिंदी में ही किया जाता है। वहीं आजादी से पहले भारत का सारा सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही किया जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तब देश पर अंग्रेजों का राज था। अपने 200 सालों के राज में अंग्रेजों ने इंग्लिश को इतना जरूरी बना दिया कि आजादी के बाद भी कई सालों तक सरकारी कामकाज इंग्लिश में ही किया जाने लगा। ये सब अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल के तहत किया गया था, और इस बारे में बात करते हुए एक शख्स का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वो शख्स था जिसने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा काम किया था, और अपने भाषणों में अपने इस मॉडल का एम बताते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत में ऐसे लोग तैयार करना चाहते हैं जो शरीर और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन उनकी सोच हमारी जैसी हो। अंग्रेजों की इसी मुहिम के खिलाफ सबसे पहले महात्मा गांधी खड़े हुए और उन्होंने देश को बताया कि भाषा की गुलामी भी अंग्रेजों की गुलामी के बराबर ही है। इसलिए भारत को अपनी खुद की एक भाषा तैयार करनी होगी और उसे इंग्लिश की जगह लाना होगा। तब पूरे भारत में काम में ली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी से बेहतर और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। फिर देश आजाद हुआ और देश के सरकार के सामने ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ कि अब देश की ऑफिशियल लैंग्वेज या कहें कि राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। अब उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों से आने वाले नेताओं ने साफ कह दिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन भारत सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश से मिलकर ही नहीं बना है, बल्कि दूर दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है। और इसी तरह देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं भी भारत की ही भाषाएं हैं। ऐसे में साफ था कि हिंदी को लेकर सभी राज्य सहमत नहीं हो सकते। भारत में वैसे भी जगह के हिसाब से भाषा, कपड़े और खान पान बदलता रहता है। ऐसे में किसी एक भाषा को पूरे भारत पर लागू करने का काम कैसे किया जा सकता था? खासकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण भारत के राज्यों में हुआ, और उनका तर्क था कि क्यों दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीखें और उत्तर भारत के लोग तमिल सीखने की कोशिश भी न करें। उनकी बात सही भी थी, लेकिन तब देश को एकजुट रखने के लिए एक भाषा पूरे देश में लागू करने का विचार भी जरूरी लग रहा था। आखिरकार ये तय हुआ कि आजादी के बाद अगले 15 साल तक
देश का ऑफिशियल कामकाज अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी को कम करके उसकी जगह हिंदी को रखा जाएगा। ये भी तय किया गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी, लेकिन वो भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाएगी। तब से लेकर आज तक सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल होता रहा है और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी कभी भी अपनी जगह नहीं ले पाई। कुछ ही समय में भारत की दूसरी भाषाओं के साथ साथ ये मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा कि अगर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनती है तो उर्दू क्यों नहीं बन सकती। हिंदी और उर्दू के इसी झगड़े के बीच नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने हिंदी में किताबों के ट्रांसलेशन को लेकर होने वाली दिक्कतों की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि अगर जबरदस्ती हिंदी में चीजों का ट्रांसलेशन किया गया तो हिंदी एक ऐसी नकली भाषा बनेगी जिसे कोई भी बोलना पसंद नहीं करेगा। होता भी ऐसा ही है कि कोई भी भाषा अपने नेचुरल तरीके से धीरे धीरे डेवलप करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन अगर उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो वो सिर्फ सरकारी ऑफिस की भाषा बनकर रह जाती है और आम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हिंदी, उर्दू और देश की दूसरी भाषाओं के बीच इस आपसी झगड़े में अगर हिंदी को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता तो पहले से बिखर चुके देश में और भी समस्याएं खड़ी होती और तब देश इस तरह कभी एक नहीं हो पाता जैसा हम इसे आज देख पाते हैं। 12 सितंबर 1953 को देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए खुद नेहरू जी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देश की दूसरी भाषाओं के साथ अन्याय हो और उनको खत्म कर दिया जाए। दरअसल पंडित नेहरू इतिहास के एक गंभीर स्टूडेंट थे और इसी नाते वो ये भी समझते थे कि यूरोप में अलग अलग देशों का बंटवारा सिर्फ भाषा के नाम पर हो गया था। यानी पूरे यूरोप में जहां सिर्फ गोरे लोग रहते हैं, वहां भी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग इस बात पर अलग अलग देश बनाकर रहने लगे थे कि उनकी भाषा अलग अलग है। ऐसे में इस बात को नेहरू जी अच्छे से समझते थे कि भाषा का ये मुद्दा देखते ही देखते भारत में भी देश को तोड़ने वाला हो सकता है और यही वजह थी कि खुद हिंदी को बेहद पसंद करने वाले और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखने का सपना रखने वाले नेहरू जी ने कभी भी देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी की दुश्मनी नहीं करवानी चाहिए। आजादी के वक्त भारत के पास पहले से ही कई सारी चुनौतियां और दिक्कतें थीं जिनका आजाद भारत को सामना करना था। ऐसे में भाषा के नाम पर देश के सामने नया झगड़ा खड़ा करना मुसीबत को मोल लेने जैसा होता। इसी बात को समझाते हुए 13 मार्च 1948 को जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण में कहते हैं कि हमने आज अंग्रेजी को कामकाज की भाषा बनाया है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि झगड़े फसाद से छुटकारा पाया जा सके। नेहरू जी ने आगे ये भी कहा कि हम मानते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ये मौका सही नहीं है, क्योंकि अच्छे काम को भी अगर गलत वक्त पर किया जाए तो वो बुरा काम बन जाता है। और आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए नेहरू जी ने कहा कि हिंदी भाषा को दक्षिण भारत के लोग अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे में भाषा के खातिर हम अपने देश के लोगों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस तरह उन्होंने सबकी भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन आज उनकी समझदारी को सोशल मीडिया उनकी कमियां बताता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम है जिसे बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया में देश के सामने विलेन बनाकर रख दिया है और आज हमें नेहरू जी के बारे में जानना चाहिए कि कैसे 30 साल तक देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने वाले एक शख्स ने देश के लिए 10 साल तो जेल में ही गुजार दिए। अपने जीते जी नेहरू जी एक ऐसी शख्सियत बन चुके थे कि उनके बारे में तमाम ऊट पटांग बातें कही जाने लगी। आज सोशल मीडिया के दौर में तो हर एक आदमी के पास इंफॉर्मेशन का ढेर है, तब ऐसी बातों पर लगाम लगाना और भी मुश्किल हो जाता है जिसका सच्चाई से कोई रिश्ता ना हो। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम देश के पहले प्रधानमंत्री और आजादी के सिपाही के बारे में कही जाने वाली बातों की जांच करें और ये पता लगाएं कि क्या वाकई में हमारे देश के हीरो इतना ज्यादा कोसे जाने के लायक थे भी या नहीं। 15 अगस्त 1951 को लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए नेहरू जी ने कहा था कि शान से हमने हिंदुस्तान को आजाद किया और हमें इसे शान से ही आगे बढ़ाना है। फिर जब हमारे हाथ थक जाएं तो नौजवान हाथों को हमें ये जिम्मेदारी सौंप देनी है, लेकिन ये देश आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हमारे शरीर में ताकत है हमें देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और जब ये ताकत खत्म हो जाए तो भी हमें अपनी फिक्र नहीं करनी चाहिए,
कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे बाद और भी लोग आएंगे और उन्हें भी यही काम करना है। देश के लिए अपने मन में इस तरह का जज्बा रखने वाले इंसान के बारे में जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आज कही जाती हैं, वो देश को शर्मसार कर देने वाली बातें हैं। कभी उन्हें हिंदी के खिलाफ खड़ा किया गया, तो कभी सरदार पटेल के खिलाफ। कभी कहा गया कि पंडित नेहरू की वजह से कश्मीर आज एक समस्या बन चुका है, तो कभी कहा गया कि चीन पंडित नेहरू की वजह से भारत को आंख दिखाता है। इन्हीं सारी बातों की जांच करने के लिए और सच्चाई को सामने लाने के लिए कुकू एफएम आपके लिए ये पेशकश लेकर आया था। इस शो में हमने पंडित नेहरू की जिंदगी और उनके कैरेक्टर पर उठाए जाने वाले सवालों को एक एक कर उनका जवाब देने की कोशिश की। अपने हर जवाब के साथ हमने पाया कि नेहरू जी को हम कितना कम जानते हैं और सोशल मीडिया उनकी कितनी गलत इमेज हमारे सामने पेश करता है। अब दरअसल वजह यह भी है कि हम इंटरनेट के जिस दौर में जी रहे हैं, उसे पोस्ट ट्रुथ दौर कहा जाता है। यानी ये एक ऐसा वक्त है जिसमें कुछ भी पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि हर एक इंसान अपने हिसाब से सच को तोड़ मरोड़ कर देखता है। अब अगर आप पहले से कुछ चीजों के बारे में सही या गलत सोच चुके हैं, तब आप सोशल मीडिया के जरिए अपने पहले से बन चुकी सोच को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। यही वजह है कि नेहरू जी के खिलाफ एक बार शुरू हुआ ये प्रोपेगेंडा अब धीरे धीरे जंगल की आग की तरह फैलता ही गया। लेकिन सच्चाई को छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता, और न ही इतिहास सोशल मीडिया के हिसाब से बदलता है। हमने भी उसी इतिहास का सहारा लेकर जाना कि पंडित नेहरू ना तो हिंदी के खिलाफ थे और ना ही सरदार पटेल से उनकी कोई दुश्मनी थी। नेहरू जी पर लगे तमाम इल्जामात पर जांच करते हुए हमने ये भी जाना कि यूनाइटेड नेशंस और कश्मीर को लेकर उन्होंने जो फैसले किए, वो उस वक्त के हिसाब से और देश के लिए किए गए सबसे बेहतर फैसले थे, और उनकी जगह कोई और भी होता तब भी शायद वही फैसले लेता। इस पंडित नेहरू बियॉन्ड सोशल मीडिया पॉडकास्ट को सुनने के बाद हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आज से 75 साल पहले हुई चीजों को हम आज के हालातों के हिसाब से जज नहीं कर सकते, और न ही ये कह सकते हैं कि उन मुश्किल हालातों में देश के जिम्मेदार लोगों ने जो फैसले किए वो सब गलत ही थे। दरअसल इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता, बल्कि इसमें कई सारे रंग होते हैं और हर रंग का अपना एक सच होता है। ये थी हमारी आज की खास पेशकश। इस ऑडियो बुक के तथ्य हमने बहुत सारी इतिहास की किताबों और आर्टिकल से पढ़े और सत्यापित किए हैं और आप तक पहुंचाए हैं। आप सुनते रहिए आपका अपना गोल यूपीएससी 16 जी चैनल पर।